मैं जी मियां उस्मान जावेद हूँ। सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। सबलाइन ग्रुप का मैं CEO हूँ और पाकिस्तान बिज़नेस फोरम पंजाब का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और इस वक्त हम सियालकोट में डिफरेंट NGOs में काम कर रहे हैं जिसमें हेल्थ और फूड से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। और स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम बिज़नेस कम्युनिटी को IT से रिलेटेड कैसे कोई अब इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है वो बिज़नेस कम्युनिटी है। और ये एक नेचुरल फैक्ट है कि जब भी आपके मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होते तो ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो मैं चूँकि सियालकोट से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से है, सर्जिकल है, लेदर है और हमारी एक बहुत बड़ी ग्रोथ जो कि हमारी स्पोर्ट्स वेयर के ऊपर हुई है। ये एक सियालकोट की मैं समझता हूँ खुशकिस्मती थी कि हमें हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने R&D पे बड़ा काम किया और उन्होंने अपनी इस लाइन को बहुत इम्प्रूव किया और माशाल्लाह से अभी सियालकोट जो है उसकी इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसी सिनेरियो में अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लास्ट ईयर से तो हमारी ओवरऑल अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो वो ड्यू टू डॉलर तो नज़र आता है कि वो ऊपर जा रही है, क्योंकि डॉलर लास्ट ईयर हमारा था तकरीबन 167 पे आज के टाइम पे और आज वो 224 रुपये पे है। तो उस डॉलर के जो एक्सचेंज रेट का जो फ़र्क काफ़ी ज़्यादा है उस वजह से एक बहुत हमें थोड़ी एक इंक्रीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप कमोडिटीज़ और वेट और इस हिसाब से चेक करें तो आप पता चलेगा कि तकरीबन 10 से 12% आप नीचे जा रहे हैं, तो जो कि मैं समझता कि इतनी खुशाइन बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत मेहनत कर रही है, काफ़ी नई नई चीज़ें लेके आई, इनोवेशन बहुत है। जो हमारे अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, जो अच्छे बिज़नेस करने वाले हैं मार्केट में, वो उन्होंने काफ़ी अच्छी मशीनरी इंपोर्ट की है, अच्छी मशीनरीज लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए वो उस तरह सपोर्ट इस लिहाज से नहीं आती कि सबसे पहले स्टेबिलिटी नहीं है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या होना है और क्या इन्फेक्ट होगा। तो ये मैं समझता हूँ एक काफ़ी ऐसी परेशान कुन किस्म बात है कि इससे जो हमारा क्लाइंट है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसका नुकसान आपको मैं बताऊँगी ये हुआ है कि बहुत बड़े ब्रांड्स जो कि सियालकोट में और लाहौर में और कराची में काम कर रहे थे गारमेंट से रिलेटेड स्पेशली और बैग से रिलेटेड, वो यहाँ से गए हैं। मतलब मैं बड़े बड़े नाम आपको ले सकता हूँ, लेकिन उसका में नुकसान ही हुआ कि जब बड़ा ब्रांड आपका छोड़ का मुल्क जाता है बांग्लादेश या इंडिया, तो वो एक बड़ा बैड इंप्रेशन छोड़ता है बाकी सब क्लाइंट्स के लिए कि भाई अगर ये इतना जो मेन स्ट्रीम ब्रांड अगर ये छोड़ के मुल्क को जा रहा है तो मे भी कोई ऐसी वजह है कि मुझे भी सोचना चाहिए कि मैं क्यों जाऊँ। तो मेरी बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपने उन तमाम लोगों से जो इस मुल्क की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, चाहे वो पेश पर्दा हैं या पर्दे के पीछे से चला रहे हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। एज ए बिज़नेस कम्युनिटी हम ये समझते हैं कि मुल्क को चलाना जो भी चलाता है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले वो इस चीज़ का ख्याल करे कि हमारा जो आम आदमी है उसको नुकसान कम से कम पहुँचे। और उसको नुकसान तब कम से कम पहुँचता है जब यहाँ पे बिज़नेस अच्छा चल रहा हो, बिज़नेस एक्टिविटीज़ बड़ी स्मूथली चल रही हों, परेशानी ना हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हो। आपके पास डॉलर्स ही नहीं है, आपने LCs खोलनी है। जो मेन बड़े एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स हैं उनको तो मिल जाते हैं, चले वो अरेंजमेंट करते हैं और अपनी LCs खोलें। लेकिन इसका जो नुकसान जो मैं समझता हूँ कि इनफैक्ट वो सिर्फ इस इंडस्ट्री का नहीं, वो एक कैपिटलिज्म में पूरा एक ऐसा अजीब सा एक फिनोमेना है कि देखने में ही आया कि जो हमारे छोटे सप्लायर और छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं उन बेचारों को ज़्यादा परेशानी आ रही है बनिस्बत बड़ों के पास चूँकि एक साइकिल होता है, वो सिस्टम में चल रहे होते हैं और वो उसको चला के चलते रहते हैं। तो वो लेकिन जो छोटे हैं वो ये परेशानी ज़्यादा फेस करते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आज उन्होंने मार्केट से मटीरियल लेने जाएगा तो डॉलर रेट की वजह से उसकी प्राइस क्या होएगी। तो जब उसको प्राइस नहीं पता, उसकी अपनी कॉस्टिंग नहीं सही निकलेगी, जब वो कॉस्ट सही नहीं कर सकेगा, प्रॉपर कोट नहीं कर सकेगा कस्टमर को, तो कस्टमर अल्टीमेटली उसका जो से वो डिस्टेबल हो जाएगा कि यार ये मुझे आज इस प्राइस पे कह रहा है और कल उसकी जो प्राइस थी वो डिफरेंट थी और पता नहीं आने वाले में क्या होगी। और चूँकि मैंने देखा मोस्टली मैंने बात की है कि जिनके पास तो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके पास तो ठीक है, वो कहते हैं अगले 5-6 महीने के साथ हम आपको प्राइसेस देते हैं और एक्सचेंज रेट में जो फ़र्क आएगा वो आपको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जो छोटे क्लाइंट हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि वन टाइम ऑर्डर देते हैं और वन टाइम प्राइस अपनी कोट करते हैं और नेक्स्ट ऑर्डर में प्राइस डिफरेंट होती है। और ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा और एक बहुत मेरे ख्याल से बुरा इम्पैक्ट है जो कस्टमर के ज़हन में जाता है कि यार मेरा जो मैन्युफैक्चरर है, मेरा जो सप्लायर है, जिसके ऊपर मैं बेस करके अपनी चीज़ें बेचने जा रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केटिंग में तो ऑलरेडी उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी होती है,
लेकिन जब उसको अपनी प्राइस नहीं मिल रही होती, वो प्राइस को उसको पता ही नहीं होता कि आज मैं ये चीज़ $5 की ख़रीद रहा हूँ और कल मुझे पता नहीं ये 7 की होएगी या 10 की होएगी, तो उसके लिए एक बड़ा मुश्किल है कि वो भी उधर सर्वाइव करे। और इसका नुकसान ये हुआ, ये देखने में आया कि ओवरऑल बिज़नेस जो है वो नीचे गया। कोविड के बाद, कोविड में चूँकि काफ़ी बड़ी ब्रेक लगी थी, उसमें काफ़ी लोगों की काम रुक के, आपको पता पूरी दुनिया स्टक हो गई थी, हर चीज़ बंद थी। तो कोविड के बाद एक बड़ा अच्छा एक आया था, प्रेशर आया था और बड़ी अच्छी क्वांटिटीज़ बनी यहाँ पे। सियालकोट का मुझे पता है लास्ट ईयर बिज़नेस में तकरीबन 14% इंक्रीज़ था। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स वो ज़्यादा लग रहा है, चूँकि इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ज़्यादा लग रहा है चूँकि डॉलर्स की प्राइस बढ़ गई। लेकिन अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़, क्वांटिटी और उसका वेट, तो वो नीचे गया 10-12%। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी परेशानकुन बात है और इस पे हमें हमारे जो हुक्मरान के कान खड़े होने चाहिए और ये सोचना चाहिए उनको कि अगर हम अपनी बिज़नेस को सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर ये एक्सपोर्टर्स सही तरह काम नहीं करेंगे, अगर ये डॉलर्स मुल्क में नहीं लेके आएंगे, तो जो हमारा हाल पहले हो रहा है रुपये का, वो तो मज़ीद बड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये ठीक है, सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन एक्सपोर्टर आपका बहुत मैटर करता है। जो आपकी फ़ॉरेन रेमिटेंस आ रही हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर से मेहनत करके पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं, उनकी तो एक मजबूरी है कि वो यहाँ पे भेज रहे हैं और सारा चल रहा है। लेकिन एक्सपोर्टर जो हमारा जो कस्टमर है, जो बाहर बैठा हुआ है अमेरिका में, यूरोप में, फार ईस्ट में, मिडल ईस्ट में, उसके लिए कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि उसके पास दुनिया में काफ़ी ऐसी जगह हैं जिधर से वो अपनी सप्लाई लाइन ले सकता है। और अगर हम कंपेटेबल नहीं होंगे, अगर हम अपनी क्वालिटी और इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे बिज़नेस नीचे ही जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्योंकि हमारी जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो उनसी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे इंपोर्ट हैं, इम्पोर्टेड मटेरियल्स हैं, जो चाइना से, वियतनाम से, कोरिया से, जापान से आते हैं, और कई चीज़ें यूरोप, स्पेन और जर्मनी से भी आती हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग अपनी प्राइस को कैलकुलेट ही प्रॉपर नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे अपने कस्टमर को ये प्राइस जो उनसे सही ऑफ़र कर सकते हैं कि यार ये हमारी प्राइस है और इसमें हम अगले 6 महीने या साल आपके साथ कमिटमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। स्पेशली हमें डॉलर्स को देखना पड़ेगा कि डॉलर को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे स्टेबल किया जाए, ताकि अल्टीमेटली इस पर सही तरह काम किया जा सके। और दूसरी तरफ मैं ये समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सैलाब ने जो तबाही फेरी है, उस जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो हालात चल रहे होते हैं, उसके मुताबिक सारी चीज़ें चल रही होती हैं और उसके दफ़ा कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जो हमारी हुकूमतों के कंट्रोल में है, जो हमारी अदारों के कंट्रोल में, वो है पॉलिसी, कि प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी जाए इस मुल्क के लिए। और ये वो कोई 2, 4, 5 साल के लिए, वो 10, 15, 20 साल के ऊपर प्लान करके देनी चाहिए। हमारे हमसाय मुल्क इंडिया ने 80 की दिहाई में मनमोहन सिंह साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त जब वो मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी दी जो अगले 20-25 सालों की थी, और आज हम देखते हैं कि वो इंडिया को उसका बड़ा बेनिफिट हुआ। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई लॉन्ग टर्म कोई पहले पॉलिसी, कोई प्लान, कोई चीज़ सामने नहीं आती। एक चीज़ आती है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो चेंज कर देती है, या विद इन 2-3 साल में चेंज हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सियासत जो चल रही हो, मुल्क के हालात जो मर्ज़ी हों, इसमें सियासत कभी भी स्टेबल नहीं होती पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं सियासत में। लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जैसे अभी हमारे एक दोस्त से बात चल रही थी, उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री हमारे मुल्क के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जैसे किसी पेशेंट के लिए एक एम्बुलेंस इंपॉर्टेंट है। पर आप देखिए, एम्बुलेंस का काम भी है, उसने जाके जान बचानी है, और इंडस्ट्री भी जो किसी मुल्क की बैकबोन है, वो आपको रोज़गार दे रही है, वो आपको फॉरेन एक्सचेंज दे रही है, वो आपके मुल्क का नाम पूरी दुनिया में फैला रही है, आपके मुल्क की बनी हुई चीज़ें पूरी दुनिया में भेज रही है, एक लाइफ लाइन है आपकी। तो हमें इस पर बड़ा फोकस करके चलना चाहिए। हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी आनी चाहिए, और वो पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें बैठें, चाहे वो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, चाहे वो क्या कहना चाहिए फैब्रिक से, टेक्सटाइल से हैं, चाहे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो स्पोर्टिंग गुड्स से हैं, चाहे वो अपैरल से हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास, इतनी चीज़ें यहाँ बन रही हैं माशाल्लाह से। इन सारे स्टेक होल्डर को साथ बैठाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी किसी भी मुल्क के लिए, उसकी इंडस्ट्री के लिए एक बैकबोन का हिस्सा रखती है। मुझे पता हो, मैंने आज एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने एक बिज़नेस प्लान करना है, वो मेरे पास अगले 10 साल की ये पॉलिसी जिसको मैंने फोकस करके चलना है, और वो पॉलिसी 100% जो है उसका फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि हमने अकोमोडेट कैसे करना है। जो बंदा इस मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा के लेके आ रहा है, लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट मुहैया कर रहा है, लोगों के लिए उनकी काम करने के लिए सहूलियत दे रहा है, उनको जॉब्स उनकी क्रिएट कर रहा है,
तो आप समझते हैं कि जब पॉलिसी बनाई थी, जब एक बंदा जॉब करता है, उसको अच्छी सैलरी मिलती है, वो वही बंदा फिर शॉप पे जाता है, वो वहाँ से शॉपिंग करता है, उस शॉपकीपर का काम चलता है। जब वो शॉपकीपर चलाता है तो उसके जो सप्लायर्स हैं उस पर जितनी 50 आइटम्स पड़ी हैं उन 50 लोगों का काम चलता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक पूरा एक साइकिल है जो चलता है, जैसे पूरी की पूरी आपकी जो एक किसी मुल्क की मैशत है वो चलती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर एक हुकूमत सबसे पहले फ़ौरन एक पॉलिसी की अनाउंसमेंट करे तो वो ये होनी चाहिए कि आप देखिए कि आज सड़कों पे जो मुल्क के हालात हैं, जो सड़कों पे चल रहा है, उस पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को हो रहा है। कि क्या होता है कि जब भी कोई जल्द से जुलूस निकलते हैं, उनको रोकने के लिए कंटेनर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। अब वो जो कंटेनर्स पुलिस वाले जो रोक रहे हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि इस कंटेनर के अंदर जो माल किसका पड़ा हुआ है, वो एक्सपोर्ट में जा रहा है या इम्पोर्ट में आ रहा है। तो वो लाखों करोड़ों रुपए का माल है और वो आप उसका कंटेनर वो उतार के तो सड़क ब्लॉक करने के लिए आप यूज़ कर देते हैं। अब उसमें वो सामान उसका लेट हो जाएगा, वो ख़राब होगा, उसके हालात बनेंगे वो अल्लाह जानता है। लेकिन उसका नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब हमारा कस्टमर पूछता है, यार मेरा कंटेनर, मेरा माल किधर है, मेरी शिपमेंट कहाँ पे है, तो हम उसे कहते हैं भाई हम तो तुम बता नहीं सकते क्योंकि मेरा तो कंटेनर पुलिस ने पकड़ लिया रास्ता रोकने के लिए। तो मैं आज ये दरख्वास्त करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ये गवर्नमेंट सबसे पहले इस पॉलिसी का ऐलान करे कि आइंदा से चाहे कोई एहतजाज है, चाहे जो भी चीज़ है, जिस ट्रक के ऊपर कंटेनर पड़ा होगा जो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस ट्रक को रोकना एक जुर्म है। उस ट्रक को रोकना, जिस तरह बड़े बड़े जुर्म करार दिए गए हैं उस तरह ही, क्योंकि ये माशी कत्ल है, ये एक मैशत को तबाह करने की चीज़ है। तो ये मैं समझता हूँ इतना बड़ा ये इकदाम है कि इसकी पॉलिसी का फ़ौरन अनाउंसमेंट करनी चाहिए। इसहाक डार साहब आए हैं, जो भी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आए, 100% ये आगे से तय हो कि चाहे जो मर्जी मुल्क के हालात हों, किसी ट्रक से कंटेनर उतार के सड़क को ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी रीज़न हो। तो मैं समझता हूँ एक ऐसी पॉलिसी होएगी, एक ऐसा ऐलान होएगा कि जिससे पता चलेगा कि ये हुकूमत वाकई सीरियस है, वो चाहती है कि इस इंडस्ट्री की बैकबोन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाए, हमारे लोगों को रोज़गार मुहैया किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस ऐलान से वो अपनी पॉलिसी का आगाज़ करें और उसके बाद लॉन्ग देखें। PSW आया, मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई दोस्तों से, उन्होंने कहा बड़ी अच्छा एक काम है, बड़ा अच्छा इकदाम है, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन कम हो गई है, ईजी हो गया काम, जो लोग साफ़ सुथरा काम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा। तो जो अच्छे इकदाम है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम पहले VBOC था उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, PSW आया है, इसके अलावा भी कोई नई चीज़ जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं वो करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीज़ हुकूमत के बस में है कि वो आज ही ऐलान करे कि चाहे जो मर्ज़ी हालात हों, किसी ट्रक से कंटेनर उतार के सड़क को ब्लॉक नहीं किया जाएगा, चाहे जो मर्ज़ी हो। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एक ऐसा शुरू किया जाए प्लान जो अगले 10-15 साल के लिए हम एक प्लान करें और तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठाएं ताकि उनकी परेशानी पूछी जाए। तो दूसरी पॉलिसी मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए कि मुझे लगता है कि हमारा एक अजीब सा FBR का फिनोमेना, अब तो जैसे चूँकि एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चल रही है, उसमें PRA पंजाब की है और इसमें सिंध की लहजा सारे, कि जो हम लोग एक्सपोर्टर से सेल्स टैक्स की मद में पैसे लेते हैं और फिर बाद में जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स देता है हमें और फिर वो गवर्नमेंट उसको पैसे वापस करती है, मुझे लगता है एक बड़ी फजूल सी एक्सरसाइज है जिसमें हमने काफ़ी लोग रखे हुए हैं जो पैसे वो पहले टैक्स वसूल करते हैं, फिर उसके बाद सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और फिर वही पैसे वापस जा देते हैं। एक तो नुकसान ये कि आप हुकूमत अपने ऊपर एक बोझ डाल लेती है क्योंकि उसने वो वापस करने हैं, और दूसरा नुकसान उसमें ये है कि जो एक्सपोर्टर है वो अपने पहले पैसे जो उनसे 15-17% फंसा लेता है और फिर उसके बाद जो उनसे वो उसको वापस लेने के लिए हम एक रिश्वतस्तानी का एक बाज़ार गर्म कर देते हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीके से लोग ये लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी का भी ऐलान होना चाहिए। मेरे को ऐसा फिनोमेना क्रिएट करना चाहिए कि एक्सपोर्टर्स के जब वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसी चीज़ें ऐड कर दें जिससे वेरीफाई हो कि ये वाला जो सामान इसमें लगाया गया है, ये जो मटीरियल लगाया गया है, इस पर सेल्स टैक्स वो इसलिए पे नहीं कर रहा कि ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बना है। और डॉक्यूमेंट्स जो उनसे है वो एक काफ़ी है, एक सॉलिड एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि उसको कैश या पैसे जमा ना कराने पड़ रहे हों, बल्कि वो एक उसका जो कागज़ है वो ही इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है। इससे गवर्नमेंट के खातों में आसानी होगी, उसको अपने स्टाफ जो इतने ज़्यादा उसमें लोग रखे हुए हैं वो पहले कलेक्ट कर रहे हैं फिर दे रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कि रिश्वत ऐसी ही चलती है कि आपकी सोच होगी। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी पॉलिसी है जिस पर हमें फ़ौरन अमल करना चाहिए। इससे हम एक्सपोर्टर को बहुत बड़ी एक सहूलत दे सकते हैं कि वो अपने पैसे देने की बजाय अपना जो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोवाइड करे कि मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की इस प्रोडक्ट में और ये मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की और भी बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। मेरी दरख्वास्त ये है कि माशाल्लाह इतने टैलेंटेड लोग हमारी बैठे हुए इंडस्ट्री में,
इतने ज़बरदस्त लोग हमारी मिनिस्ट्रीज़ में बैठे हैं, FBR में बैठे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बस यही काम किया है कि उन्होंने ये देखना है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो मेरे जैसा एक लेमैन उनको कितना बता सकता है, इसलिए उनको चाहिए फौरी सर जोड़ के बैठें और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस पूरी इंडस्ट्री को दें, ताकि इस मुल्क को और इस कौम को खड़ा किया जा सके।